नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा से। आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, भारतीय इतिहास की प्रमुख लड़ाइयां और महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य के बारे में हम जानेंगे कि उनकी क्या विशेषता रही। तथ्य मतलब हम कह सकते हैं कौन विजयी हुआ या फिर उसमें कौन सी संधि हुई और किस साम्राज्य का विस्तार हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं महत्वपूर्ण लड़ाइयां जो भारत की, जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप लोगों ने इतिहास के पूरे वीडियोस देखे होंगे, तो वहां पे इनके बारे में मैंने चर्चा किया था। बट लड़ाइयों के कंप्लीट जो हमारा वीडियोस है वो ये आपका होगा, जिसमें हम प्राचीन इतिहास से लेकर जो भी हमारे युद्ध हुए उससे लेकर आपके स्वतंत्र भारत तक के युद्धों के बारे में चर्चा किया जाएगा। आइए दोस्तों, तो पहला पॉइंट हमारा आप देख पा रहे होंगे, प्राचीन भारतीय युद्ध। इसमें जो पहला युद्ध हमारा हुआ, बेनी की लड़ाई हुई, वो चोल राजा और कटिकला पांड्य और चेरा राजा के मध्य में हुआ था। इसी से रिलेटेड दूसरा युद्ध भी दोस्तों, उसमें क्या हुआ आपका, कोथल की लड़ाई, जो कोथल चालुक्य राजा सोमेश्वरा राजा धीराज चोल और राजेंद्र चोल के मध्य में हुआ। यानी इन दोनों ही युद्धों के बारे में हम दोस्तों बात करें तो चोल साम्राज्य का आपका विस्तार हुआ। जैसा कि दक्षिण भारत में आप देखेंगे, वहां मैंने इन राजाओं के बारे में पढ़ाया भी आपको। पांडे वंशी राजा हैं, चालुक्य वंशी राजा हैं, चोल वंशी राजा हैं, तो इन सब के बारे में आपको पहले से जानकारी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट चीजें इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि इन सब के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली थी, क्योंकि प्राचीन इतिहास का बहुत सारा ऐसा हमारा तत्व है जिनके अभिलेख या शिलालेख मिले तो, लेकिन उसको पूर्णतया पढ़ा नहीं जा सका। तो इसलिए आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर आपको बेनी की लड़ाई के बारे में जिक्र करता है तो वहां पे आपको ध्यान रखना है किन किन राजाओं के बारे में चर्चा किया, चोल राजा के बारे में और कटिकला पांड्य राजा के बारे में और चेरा राजा के बारे में। दूसरा युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों, तो कोथल की लड़ाई में आपका आ जाता है कोथल चालुक्य राजा सोमेश्वरा राजा धीराज चोल और राजेंद्र चोल। यानी इन दोनों ही युद्धों में साम्राज्य किसका विस्तार हुआ, चोल राजा, यानी चोल राजा विजयी हुए। आइए नेक्स्ट दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप मास्की की लड़ाई। दोस्तों, मास्की चालुक्य साम्राज्य और जय सिम्हा द्वितीय चालुक्य साम्राज्य का क्या हुआ, विजय हुआ, यानी उनका साम्राज्य विस्तृत हुआ। तो यहाँ पे केवल इतना ही ध्यान रखना है, इनके जो सनों के बारे में वो निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पे आपको इन युद्धों का डेट नहीं दी गई, यानी सन नहीं दिया गया और ना ही आपसे डेट पूछा जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों सिलसिला हमारा शुरू होता है कलिंग के युद्ध के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अक्सर आपने देखा होगा कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की जाती है और पेपर में आपसे पूछा ही जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, किनके मध्य में हुआ था, युद्ध के परिणाम क्या रहे। तो अगर हम इतिहास में दोस्तों बात करें तो कलिंग का युद्ध एक नरसंहार माना जाता है, यानी 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। ये इतना बड़ा युद्ध था कि आप सोच सकते हैं कि इतिहास में कलिंग का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? उसका रीजन दोस्तों, पहला पॉइंट तो देखिए यही बनता है, क्वेश्चन पूछा जाए कलिंग का युद्ध, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके मध्य में लड़ा गया था, अशोक सम्राट और पद्मनाभन के मध्य में लड़ा गया था। तो वहां पे कलिंग के राजा खारवेल के आप लोगों ने सुना होगा, वो था, उसके तरफ से किसने युद्ध किया था, तो वो आपका नाम होगा पद्मनाभन के मध्य में लड़ा गया था। और विजयी कौन हुआ था, तो अशोक सम्राट विजयी हुआ था। लेकिन जो ये नरसंहार हुआ था, इसकी वजह से अशोक सम्राट का, हम कहते एक प्रकार से युद्ध से मन उब गया या मन विचलित हो गया और इन्होंने युद्ध ना करने की शपथ ले ली और इन्होंने फिर क्या किया, बौद्ध धर्म की तरफ झुक गए। जैसा क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, तो तथ्यों के बारे में हमने कहा आपसे चर्चा करेंगे। तो इसका जो कलिंग युद्ध का महत्वपूर्ण तथ्य वो बन के निकल के आता है आपका ये, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक सम्राट ने युद्ध ना करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे डेट नोट कर दिया, इंपॉर्टेंट है। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था, 261 बीसी में लड़ा गया था। किसके मध्य में लड़ा गया था, तो आपका हो जाएगा खारवेल के राजा जो थे, वो क्या नाम था, पद्मनाभन के मध्य में। और दूसरी तरफ से आपने देखा था मौर्य साम्राज्य का शासक जो आपको माना जाते हैं अशोक मौर्य के मध्य में लड़ा गया था। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं तराइन के युद्ध के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने सारे युद्धों को एक लिस्ट में उतार दिया है कि आप इससे कोई भी कंफ्यूजन ना मिले। कभी कभी ऑब्जेक्टिव देखने को आपका मिलता है मैचिंग क्वेश्चंस, वहां पे क्या होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध या तृतीय युद्ध, उधर मैच करना रहता है कि इनका सही मिलान करें। तो आप देखेंगे पहला युद्ध हम बात करें दोस्तों, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में,
1191 में हुआ था आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान आपके क्या हुए थे इसमें, इस युद्ध में विजयी हुए थे। लेकिन मोहम्मद गौरी भाग जाता है और पृथ्वीराज चौहान की गलती होती है कि उसको क्या करते हैं, माफ कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और उसका ही नेक्स्ट युद्ध में ही परिणाम देखने को मिलता है। फिर से क्या होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, यानी 1192 में होता है, और उसमें रिजल्ट क्या होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में होता है, और पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी उनके साथ बहुत ही बदसलूकी करता है, एक प्रकार से उन्हें कहा जाता है उस युद्ध में मार देता है, या कहीं कहीं आप देखते हैं इतिहास में इसके बारे में जिक्र करना चाहता है कि इनको बंदी बना लेता है और इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसके बारे में तो नहीं चर्चा कर सकते क्या क्या चीजें हैं, कहानियों के बात में हम ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई हम इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो तथ्य मिलते हैं वो तथ्य यही मिलते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध का परिणाम हुआ था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और उनकी हत्या कर दी थी। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी कौन हुआ, पृथ्वीराज चौहान। किसके मध्य में लड़ा गया, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध पूछेगा, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, विजयी कौन हुआ, तो मोहम्मद गौरी हुआ। दोस्तों तृतीय युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट तो आपके पहले और दूसरे होते हैं, लेकिन तृतीय युद्ध भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप देखिए। तराइन का तृतीय युद्ध हमारा होता है 1215 में, यानी 1215 में। अब इसमें देखिएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो आप नाम याद रखिए, इल्तुतमिश और यलदौज के मध्य में लड़ा जाता है, और इसमें ये क्या करता है, इल्तुतमिश यलदौज को पराजित करता है और सिंधु नदी में माना जाता है डुबो के उसको मार डालता है। और इसी के बाद क्या होता है, इल्तुतमिश का विस्तार और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना आपको कि तृतीय तराइन के तृतीय युद्ध में कौन विजयी होता है, तो इल्तुतमिश विजयी होता है आपका। किसके किसके मध्य में होता है, तो इल्तुतमिश और यलदौज के मध्य में होता है। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तीनों की डेट आपको याद हो गई होगी। 1191, 1192 और 1215। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं भारतीय राजपूत द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं। आपने देखा था कि जैसे जैसे हमारे क्या हम लोग देख रहे थे कि आपस में राजाओं में मतभेद होता है, यानी राजपूत राजाओं में मतभेद होना शुरू हो जाता है, और वो क्या करते हैं, बाहर के लोगों को आक्रमण करने का आगमन देते हैं। जैसे कि उसमें आप सबने देखा बाबर को भारतीय शासकों द्वारा ही क्या किया जाता है, निमंत्रण भेजा जाता है, और उनको ये टारगेट रखा जाता, मतलब ये रखते हैं कि किसी तरीके से क्या करेगा, वो आएगा उस राजा को पराजित करेगा और उस साम्राज्य में हम विस्तारित करेंगे। क्योंकि उस समय मेन जो हमारे पास था, आप लोगों ने सुना होगा मोहम्मद गौरी के बारे में, या फिर आपने सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो इन सब का ये मेन उद्देश्य नहीं होता था कि हम भारत में सत्ता को संभालेंगे। कुछ तो ऐसे हमारे पास शासक भारत में आए जो अपना राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, भारत की परंपरा को क्षति पहुंचाना, या यहाँ पे सोने चांदी या मंदिरों को लूटना, या अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए लूटपाट की दृष्टि से भारत में और चले गए। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपके राजपूत शासकों की ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। ये लोग क्या करते हैं, बाबर को निमंत्रण भेजते हैं, और बाबर क्या करता है, बहुत ही अपनी असफलताओं के प्रारंभिक असफलताओं से वो परेशान होता है, और उसको एक ऐसा सफलता या साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एक ऐसा कोई प्लेस चाहिए था जहां से वो अपनी सत्ता को बढ़ा सके। तो उस समय इसके बारे में जानकारी दी जाती है, इसको जानकारी लगती है कि राजपूतों में आपस में मतभेद हो रहा है, तो और हमें इस तरीके का एक अवसर मिल रहा है। उस अवसर का भली पूर्ण क्या करता है, बाबर लाभ उठाता है। और देखते दोस्तों बाबर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव यहाँ पे। तो राजपूत राजाओं के द्वारा युद्ध में बात करें दोस्तों, तो आपका आता है खानवा का युद्ध 1527 एडी में होता है। बाबर और राणा सांगा के मध्य में होता है, और बाबर यहाँ से क्या होता है, आपका विजयी होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे राणा सांगा जो एक राजपूत शासक थे, और बाबर हमारा एक क्या था, हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी था। लेकिन भारत में इतना साम्राज्य इसने विस्तार कर दिया। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके महत्वपूर्ण तत्वों में देखिए दोस्तों। तथ्य हमारे पास क्या होते हैं, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका खानवा का युद्ध। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था। किसके मध्य में हुआ था, तो राणा सांगा और बाबर के मध्य में। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तथ्य के बारे में। तो राणा सांगा युद्ध हार गया और चित्तौड़ छोड़कर भाग गया। ठीक है, यानी चित्तौड़ को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो बाबर और राणा सांगा का गठबंधन जो होता है टूटकर
तितर बितर हो जाता है। तो देखिए ये कुछ तत्व इसलिए नोट करते हैं क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कि दिए गए तत्वों में से कौन सा तत्व सही है या कौन सा गलत है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, खानवा के युद्ध की प्राथमिकता। पहला, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। दूसरा क्या होता है, राणा सांगा युद्ध हार गया और वो क्या हुआ, चित्तौड़ छोड़कर भाग जाते हैं। बाबर और राणा सांगा का गठबंधन जो होता है वो टूटकर तितर बितर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, यानी बाबर के द्वारा जो भी युद्ध आपके दोस्तों लड़े जाते हैं बाबर सारे में ही विजयी होता है। तो आप आंख बंद करके बाबर के युद्ध के बारे में बात किया जाए तो आप लगाइएगा सब जगह यही विजयी होता है। आइए तो चर्चा करते हैं दोस्तों, चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में होता है, बाबर और मेदिनी राय के मध्य में होता है। फिर से देखिए एक बार बाबर विजयी होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में होता है, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में लड़ा जाता है। रिजल्ट क्या होता है आपका, निर्णय कोई नहीं निकलता है, लेकिन इतिहास में लिखा गया कि हल्दी घाटी के दिन महाराणा प्रताप पराजित होते हैं और अकबर विजयी होता है। लेकिन युद्ध के बारे में दोस्तों अगर हम तत्वों के बारे में बात करें तो ये किसी के बारे में नहीं लिखा गया है कि उसमें विजयी कौन होता है, लेकिन हमारे इतिहासकारों का यह युद्ध का जो नियम अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो उसमें यही होता है कि अगर कोई भी राजा छोड़कर भाग जाता है तो उसकी पराजय स्वीकार कर ली जाती है। अब महाराणा प्रताप के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो एक वो कुशल शासक थे, लेकिन ये अकबर के षड्यंत्र में फंस जाते हैं। षड्यंत्र मतलब समझ पा रहे हैं, इनके विरुद्ध लड़ने वाले जो होते हैं वो इनके ही राजपूत से ही संबंधित होते हैं, जिसकी वजह से ये युद्ध लड़ते तो किससे लड़ते हैं, यानी सब जो इनके भाई या भतीजे या चाचा के रूप में सामने आ जाते हैं और महाराणा प्रताप निर्णय लेते हैं उस युद्ध को छोड़ देते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में होता है। विजय के बारे में बात करें दोस्तों तो कोई निर्णय नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी कौन हुआ तो आप अकबर को लगाएंगे, क्योंकि भाई हम तत्वों को साक्ष्य मानते हैं जिस हिसाब से इतिहासकारों का मानना है या लिखा गया उसमें जो भी आपका सही साक्ष्य माने जा रहे हैं उसके अनुसार हमें आंसर को लगाना पड़ता है। अब आगे तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपका महाराणा प्रताप युद्ध छोड़कर भाग गए, अकबर का नेतृत्व मान सिंह ने किया। यह भारतीय इतिहास की सबसे छोटी लगभग 4 घंटे तक चलने वाला युद्ध था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कभी कभी दोस्तों ये भी पूछ लेता है भारतीय इतिहास का सबसे कम समय में लड़ा जाने वाला युद्ध कौन, तो हल्दी घाटी का युद्ध है। और महाराणा प्रताप जैसे योद्धा के बारे में अगर दोस्तों बात किया जाता तो आप सोच सकते हैं कि वो 4 घंटे में युद्ध क्यों छोड़ देते हैं। आप सभी देख पा रहे हो जैसे मान सिंह हो गए और भी जो भी हमारे यहाँ युद्ध करने वाले थे वे सभी क्या राजपुताने से संबंधित थे और उसमें महाराणा प्रताप उन लोगों से युद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, इस युद्ध को छोड़ दिया था, यानी वो युद्ध छोड़कर चले जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों जिनको हल्दी घाटी से रिलेटेड आपको तैयार रखना होगा। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों तो इंपॉर्टेंट आपका बनता है 21 अप्रैल 1526 यानी 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। जो युद्ध लड़ा जाता है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में लड़ा जाता है और बाबर जो होता है वो क्या आपका विजयी होता है। जैसे कि आप लगातार देख पा रहे हैं खानवा के युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ है, इसके बाद चंदेरी के युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ है, पानीपत के युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ है। यानी आपको आंख बंद करके लगा देना बाबर से रिलेटेड कोई भी युद्ध है तो बाबर ही विजयी हुआ भारत के संबंध में। तो नेक्स्ट दोस्तों इसके तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारतीय इतिहास में पहली लड़ाई जिसमें अग्निशस्त्रों और तोप खानों का प्रयोग किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या था आपका, बाबर जब आता है तो इसके पास बारूद और इस तरीके की चीजें ये लेके आता है और ये क्या करता है अपने युद्ध में इसका प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 को होता है, यानी आपका 1556 को होता है युद्ध। हेमू और अकबर के मध्य में लड़ा जाता है और इसमें क्या होता है आपका अकबर विजयी होता है। उस समय अकबर क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन आपने बैरम खां का नाम सुना होगा जो सेनापति के रूप में काम करता है और उसके संरक्षण में बहुत सारे युद्ध अकबर ने लड़े थे। तो इन्हीं तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। वास्तविक मुगल साम्राज्य की स्थापना इसी युद्ध के बाद पड़ती है। हेमू का नेतृत्व आदिल शाह और उनका जो मुख्यमंत्री था आदिल शाह वो करता है। अकबर मात्र 14 वर्ष का था और उसे बैरम खां से संरक्षण प्राप्त था। तो एक बार दोस्तों रिकॉल कर लेते हैं इन पॉइंटों को, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तत्व के बारे में हम इंपॉर्टेंट बात करें दोस्तों तो आ जाता है कलिंग का युद्ध कब हुआ 261, किसके मध्य में हुआ, अशोक और आपका
पद्मनाभन के मध्य में, यानी हम सिंपल कह सकते हैं खारबेल, यानी कलिंग में एक प्लेस पड़ता है आपका खारबेल, जो कलिंग के नाम से ही जाना जाता है। तो वो युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में रहा? तो युद्ध का परिणाम आपका रहा अशोक के पक्ष में। और एक नरसंहार होने के कारण आपके अशोक क्या होते हैं? बहुत प्रभावित होते हैं और युद्ध न करने की शपथ लेते हैं और बौद्ध धर्म की तरफ, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की तरफ इच्छुक हो जाते हैं, यानी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 हो जाता है, द्वितीय युद्ध 1192 हो जाता है, तृतीय युद्ध 1215 हो जाता है। तो इन डेट को याद रखिएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट हम टिक कर रहे हैं, इन पॉइंटों को ध्यान देंगे। खानवा के युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों तो 1527 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट चंदेरी के युद्ध के बारे में बात करें तो 1528 में। नेक्स्ट हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में बात करें तो 1576 में। नेक्स्ट पानीपत के युद्ध के बारे में बात करें तो प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में। द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें तो 56 में। अब आइए आगे नेक्स्ट तृतीय युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। तृतीय युद्ध जो होता है हमारा 14 जनवरी 1761 को 1761 में। ये क्या होता है? मराठों और अफगानों के मध्य में होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मराठे साम्राज्य या मराठा साम्राज्य और अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली के मध्य में होता है। तो वहां पे जो क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाता है, तो वहां पे नाम ना देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य हुआ? तो मराठों और अफगानों के मध्य में हुआ था। और विजयी के बारे में दोस्तों बात करें तो अफगान आपके क्या हुए थे? विजयी हुए थे। नेक्स्ट दोस्तों परिणाम आप देख पा रहे होंगे, परिणाम स्वरूप सूरत संधि हुई थी। जैसा कि इस समय तक आते आते बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिन पर क्या था आपका, ये अपना अधिकार चाहते थे, तो उस क्षेत्र पे ये क्या करते थे? संधि कर लेते थे। संधि की शर्तों के अनुसार क्या होता था कि आपस में दोनों ही साम्राज्यों के विस्तार करने के लिए उनसे सहमति पत्र या अनुमति पत्र लेना या आपस में एक दूसरे का सहयोग करना। तो संधियों के बारे में दोस्तों बात करें तो एग्जैक्ट क्या क्या संधियां हैं वो पेपर में बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। तो केवल आपको इतना याद रखना है कि इस तृतीय युद्ध के समाप्ति के कारण क्या हुआ था? तो आपका परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? सूरत संधि हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में, फिर इसके बाद एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में। आइए पहले इन पॉइंटों को देखते हैं। कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों तो प्रथम युद्ध जो होता है 1744 से 1748 तक चलता है, यानी 1744 से 48 तक चलता है। अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य युद्ध होता है। फिर यहाँ से अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि क्या करिए, साम्राज्य को विस्तार करना है। साम्राज्य के विस्तार करने के लिए क्या करते थे? वो अपने नियम, अपने कानून, अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाते थे। संधि मतलब ये होता है कि किसी चीज को लेकर प्रतिबंध लगाना या अपनी शर्तों को मनवाना। तो इस युद्ध में क्या हुआ आपका? एक्सला चैपल की संधि हुई। एक्सला चैपल की संधि हुई यानी कर्नाटक के प्रथम युद्ध में। द्वितीय युद्ध में दोस्तों बात करते हैं 1748 से 54 तक चला। फिर से अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य में लड़ा गया। फिर आपका क्या होता है? पांडिचेरी की संधि होती है। जैसा कि आप सभी जानते थे, अंग्रेजों का अपना कोई एक वर्चस्व नहीं था, उनका एक कोई सिद्धांत नहीं था। वो क्या करते थे, अगर वो कमजोर पड़ रहे हैं तो शर्तें मान लेते थे और फिर थोड़े दिन बाद या कुछ समय के बाद वो क्या करते थे, पुनः अपनी शर्तों पे क्या होता था, शर्तों को तोड़ देते थे और फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे। इसके कारण क्या होता था, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध आप देख पा रहे होंगे। तो ये अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो जैसी नीति रही है या विलय नीति रही है या हड़प नीति रही है, तो ये सारे जो है शर्ती के विरुद्ध काम करने वाले थे। उनका कभी भी आप ये कह सकते हैं कि वो जो कहते थे उसको करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं उनका कंफर्म होता था। तो उस समय तत्काल के लिए क्या होता था, संधि के द्वारा युद्ध को रोक दिया जाता था और फिर यहाँ भारतीय शासकों या राजाओं का मेन आप जानते हो उद्देश्य क्या होता था, साम्राज्य का विस्तार करना, अपने से मतलब रखना। और इसी का फायदा क्या है, हमारे पास विदेशी आक्रमणकारी या अन्य देशों, अन्य जो देश से यहाँ पर आए उन लोगों ने शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बात करते हैं तृतीय युद्ध के बारे में। तो 1756 से लेकर 63 तक रहा। इसमें आपका फिर से अंग्रेजों व फ्रांसीसी के मध्य में लड़ा गया, पेरिस की संधि हुई। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक युद्ध के बारे में अगर बात करता तो चाहे आपका प्रथम हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, सारे युद्ध आपके अंग्रेज और किसके मध्य में हुआ था, तो फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। और सर्दी के जो संधि रही है वो आप देख पा रहे होंगे, पहले में संधि, दूसरे में संधि, तीसरे में संधि, यानी इन संधियों से युद्ध क्या हुआ था, आपका समाप्त हुआ था और अंग्रेजों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था।
आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं एंग्लो मराठा युद्ध। प्रथम युद्ध के बारे में बात करते हैं तो 1775 से 1782 AD तक चला। द्वितीय युद्ध के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो वो आपका 1801 से 1805 तक 1803 से 1805 तक चला। तृतीय युद्ध के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो 1817 से लेकर 1818 तक चला। और इन तीनों ही युद्ध का परिणाम क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि हमारे पास 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना विस्तार करने के लिए उन सारे क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते हैं जहां से उनको व्यापार की दृष्टि से सहायता मिले या फिर उनका व्यापार बढ़ सके। तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, एंग्लो मराठा युद्ध, लगातार आपने तीनों युद्धों के बारे में देखा। परिणाम क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में युद्ध लड़ा गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ता चला गया। नेक्स्ट दोस्तों तत्वों के बारे में देखें। अब इन पॉइंटों को और अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपने अभी युद्ध का समय देखा, किसके मध्य में हुआ, तो ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुआ। तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम युद्ध मराठा विजयी हुए और परिणाम स्वरूप सलाबाई संधि हुई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सलाबाई की संधि यहाँ पे होती है आपकी। नेक्स्ट दोस्तों अन्य दो युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीते। यहाँ पे आप पहला वाले युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें क्या हुआ, आपका मराठा विजयी हुए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जैसा कि हमने आपको कहा, फिर ये अपनी कमजोरियों को समझते थे, समझने के बाद क्या करते थे, वहां पे फूट डालने का कार्य करते थे। यानी ये अपनी कमजोरी को समझ जाते थे कि उनको हराने के लिए हमें करना क्या होगा। तो उनके जो भी युद्ध में कुशल शासक होते थे, नेतृत्व करने वाले होते थे, उनको ये क्या करते थे, लालच देते थे कि भाई हमारी तरफ से आप लड़ो या फिर युद्ध में आप उनका साथ ना दो, युद्ध लड़ने के बाद हम आपको ये पद दे देंगे, ऐसा बना देंगे, कंपनी का इतना शेयर दे देंगे, आप राज करिए। तो इस तरीके की लालच लोगों में आ जाती थी। तो इस तरीके से जो शासक वहां का होता था कमजोर पड़ जाता था। यानी जब उसकी सेना उसके लिए कार्य नहीं अच्छे से करेगी तो डेफिनेटली यानी जो भी आपके प्रतिद्वंदी होगा वो तो विजयी होगा ही दोस्तों। और आप सभी जानते हैं अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत में सत्ता हासिल कर रखी थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रथम युद्ध में क्या होता है, मराठा विजयी होते हैं और लास्ट के दो युद्धों में क्या होता है, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होता है। द्वितीय युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या होता है, देवगांव की संधि होती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है देवगांव की संधि के बारे में। फिर आ जाता है दोस्तों सूरजयांग गांव की संधि होती है। फिर इसके बाद राजघाट की संधि होती है, बेसियन की संधि होती है। तो याद रखेंगे यहाँ बेसियन की संधि जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, आपकी देवगांव की संधि इंपॉर्टेंट बन जाती है। तृतीय युद्ध का परिणाम में क्या होता है, मंदसौर की संधि होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप इतिहास के सारे वीडियो हम टॉपिक टू टॉपिक डाल चुके हैं। अब जो हमारे इतिहास के दोस्तों वीडियोस होंगे, एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो सारे कंप्लीट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो आपका प्राचीन भारत से, मध्यकालीन भारत से और आधुनिक भारत से मिलाकर होगा। तो इससे क्या होगा, आज जैसे हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तो आपको जो भी युद्ध से रिलेटेड अगर टॉपिक आपका मिलता है तो आप इस वीडियो को देखेंगे, फटाक से आपको समझ में आ जाएगा भाई इसका ये परिणाम रहा, इसमें से महत्वपूर्ण ये बिंदु हुए और ऐसे ऐसे इस युद्ध का निर्णय निकला। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में। प्रथम युद्ध जो होता है आपका 1734 से 66 तक चलता है। द्वितीय युद्ध के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो 1780 से लेकर 84 तक चलता है। तृतीय युद्ध के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो 1790 से लेकर 92 तक चलता है। और आप लोग भी इस वीडियो को जब देख रहे होंगे दोस्तों तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा देखकर, तो कोई बात नहीं है, आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको अच्छे से सुनिएगा तो सारे ही टॉपिक आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि देखिए टॉपिक बहुत बड़ा था और एक ही वीडियो में कवर करना था तो डेफिनेटली दोस्तों इनको तो छोटा छोटा लिखना ही पड़ेगा। तो आप केवल प्रश्नों को सुनेंगे या वीडियो को जब आप सुनेंगे ध्यान से तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं चतुर्थ युद्ध के बारे में दोस्तों। तो 1799 में हुआ था। अब इनका टोटल परिणाम के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो मैसूर व पूर्व भारत कंपनी के मध्य में हुआ था। तथ्यों के बारे में बात करते हैं तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ युद्ध परिणाम स्वरूप क्या होता है, मद्रास की संधि होती है, मंगलौर की संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ब्रिटिश के अधीन मैसूर हो जाता है। यानी अंतिम समय में क्या होता है, फोर्थ युद्ध में पूर्णतया आपका ब्रिटिश क्या कर लेता है, आपका मैसूर पर अधिकार कर लेता है। आप मैसूर
वीडियो सर्च करेंगे तो वहां पे देखेंगे मैंने आपको सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बताया। ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए नहीं दोस्तों कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आप लोग भी क्या करते हैं पॉज करने लगते हैं या फिर उसको भगा भगा के देखने लगते हैं, तो आप उससे फायदा नहीं मिलेगा आपको। कंटिन्यूअस वीडियो को देखिए क्योंकि कोई भी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है पेपर में आपने देखा कि टॉपिक जो आपने छोड़ा उसी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए आपने देखा क्या है, एंग्लो मैसूर युद्ध में प्रथम युद्ध आपका 1734 से 66 तक चला, द्वितीय युद्ध 1780 से 84 तक चला, तृतीय युद्ध आपका 1790 से 92 तक चला, चतुर्थ युद्ध 1799 में चला। अब दोस्तों होता क्या है कि अंतिम जो आपका युद्ध होता है उसमें पूर्णतः ब्रिटिश के अधीन क्या हो जाता है, आपका मैसूर हो जाता है। यानी यहाँ से आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे क्या हुआ, मराठा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, मैसूर पर अधिकार हो गया। तो ये सारा रिजल्ट आपका देखने को मिल रहा है। अब देखिए एंग्लो सिख युद्ध के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। जैसे जैसे उनका वर्चस्व बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ये सब क्या करते हैं, अपना विस्तार और बढ़ाते हैं। उस समय माना जाता था सिख जो थे काफी मजबूत माने जाते थे, वो किसी भी तरीके से ब्रिटिश के अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने क्या किया, मैसूर पर अधिकार किया, कर्नाटक पर अधिकार किया, तो उनका अगला टारगेट क्या था आपका, सिख युद्ध के बारे में। तो एंग्लो सिख युद्ध के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। प्रथम युद्ध जो रहा आपका 1845 से लेकर 46 तक रहा। द्वितीय युद्ध जो रहा आपका 1848 से लेकर 49 तक का रहा। अब इसमें देखिएगा क्या हुआ, सिख साम्राज्य व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ये युद्ध हुए। परिणाम क्या हुआ, तथ्य क्या रहा इसका, प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप भैरोवाल की संधि होती है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, तो आप इसको ध्यान दें। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ से एंग्लो अफगान युद्ध के बारे में। प्रथम युद्ध जो आपका 1838 से लेकर 42 तक, 1838 से लेकर आपका 42 तक रहता है। द्वितीय युद्ध दोस्तों 1878 से लेकर 80 तक यानी 1878 से लेकर 80 तक रहता है। तृतीय युद्ध दोस्तों 1919 तक यानी 1990 तक रहता है। अब देखते हैं किनके मध्य हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानों के मध्य में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अफगान युद्ध है तो यानी डेफिनेटली दोस्तों उधर से एक पक्ष अफगान होगा, दूसरा एंग्लो मतलब आप समझ पा रहे हैं अंग्रेज, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से भारत में हावी थी और उनकी तरफ से वायसराय या फिर आपके गवर्नर या गवर्नर जनरल होते थे और वही सारे युद्धों में क्या करते थे, भाग लेते थे। तथ्य देखते दोस्तों क्या रहा, प्रथम युद्ध के परिणाम अफगान विजयी हुए। अफगान त्रिपक्षीय संधि रणजीत सिंह, शाह शुजा, लॉर्ड ऑकलैंड, आप देख पा रहे होंगे मैंने जैसा कि आपको भी जस्ट बताया पिछले युद्धों में भी, जब अंग्रेज कमजोर पड़ते थे तो ये क्या करते थे, संधि कर लेते थे। फिर इसके बाद जैसे ये मजबूत हो जाते थे फिर से क्या करते थे, वो विलय कर लेते थे, फिर आक्रमण कर देते थे और फिर क्या था आप समझ पा रहे हैं, उस पर अधिकार कर लेते थे। तो प्रथम युद्ध का परिणाम जो रहा वो क्या, अफगानों के मध्य में रहा। फिर इसके बाद द्वितीय युद्ध का परिणाम स्वरूप क्या रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रहा। इसमें होता क्या, पेशावर की संधि होती है, गढ़वाल की संधि होती है। तृतीय युद्ध का परिणाम क्या रहा आपका, रावलपिंडी की संधि होती है। तो दोस्तों ये जो पहला वाला युद्ध है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राणा रणजीत की संधि कब होती है, तो आप याद रखिएगा। अफगान युद्ध में जो आपका प्रथम युद्ध का परिणाम स्वरूप होता है उसमें क्या अफगान विजयी होते हैं, उसमें राणा रणजीत सिंह के बारे में आपने नाम सुना होगा, तो इनको ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं विश्व युद्ध के बारे में। जैसा कि आप सबको पता अब तक दोस्तों दो विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। उम्मीद करता हूं दोस्तों आगे कैसी कंडीशन ना हो, तृतीय विश्व युद्ध हम सब ना देखें क्योंकि स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। तब हमारे पास टेक्नोलॉजी कम थी, तब तो युद्धों का परिणाम इतना भयानक रहा, और आज तो अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो आप सब देख पा रहे होंगे कितना भयानक है। एग्जाम्पल इस समय कोरोना वायरस छोटा सा चाइना ने बनाकर पूरे विश्व को तबाह कर दिया, तो आप इन सब सारी चीजों को देख पा रहे होंगे। तो तृतीय विश्व युद्ध की भूमिका ना बने यही उम्मीद करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का समय। प्रथम युद्ध के बारे में दोस्तों बात करें तो इसका समय रहा 1914 से लेकर 18 तक का समय, 1914 से 18 तक का समय रहा। परिणाम क्या था आपका, वार्सराय की संधि, सेंट जर्मन एंग्ले, और आपका नेक्स्ट जो रहा लासन की संधि, ट्रायनोन की संधि। तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपका प्रथम विश्व युद्ध का बनता है वो वार्सराय की संधि पूछी जाती है या फिर आपका समय पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों दो पॉइंट याद रखिएगा, बाकी मैंने इन पॉइंटों को इसलिए नोट कर दिया क्योंकि देख रहे हैं दिन प्रतिदिन पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है,
तो कुछ भी पूछा जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि सभी कॉमन क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें से आप कुछ अलग क्वेश्चन कर देंगे तो वही आपका मेरिट क्या होगा, बढ़ा देगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस में आप आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करें। 1939 से 45 तक रहा, 1939 से लेकर 45 तक का समय रहा। परिणाम क्या हुआ, यूएसए विजयी हुआ, परमाणु बम का उपयोग किया गया। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, जापान के हिरोशिमा नागासाकी जैसे दो स्थानों पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का डिस्क्रिप्शन पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ शॉर्ट टॉपिक में हमें सारी चीजों पर चर्चा करना है, तो इसलिए हम उतने सारे इंट्रो नहीं करा सकते आपको जितना आपको प्लेलिस्ट में, यानी दोनों को देखेंगे बहुत मजा आने वाला है। आपने वो वीडियो देख रखा होगा तो ये वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको लगेगा वाह क्या बात है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जा रही है। आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, अन्य महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें आपका आ जाता है हाइडेस्पिसिस की संधि या लड़ाई के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, यानी अलेक्जेंडर के बारे में बात करें दोस्तों, सिकंदर, ठीक है। तो हाइडेस्पिसिस का यूज जो होता है आपका 1326 बीसी में होता है। अलेक्जेंडर सिकंदर, यानी अलेक्जेंडर के नाम से या सिकंदर जो भी वहां पे आपका देता है, और पोरस के मध्य में, यानी यहाँ पे राजा पोरस और सिकंदर के मध्य में हाइडेस्पिसिस का युद्ध लड़ा जाता है 1326 बीसी में। आप सभी को इसके बारे में मैंने चर्चा भी किया था, आप भी प्ले लिस्ट में सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिकंदर के बारे में। परिणाम किसके बीच में होता है, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर क्या होता है, विजयी होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम चंदावर का युद्ध 1194 एडी में होता है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य में होता है, और मोहम्मद गौरी क्या होते हैं, आपके विजयी होते हैं। डेट याद रखना होगा, चंदावर का युद्ध कब, 1100 आपका हो जाएगा 94, यानी 1194 में हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं चौसा की लड़ाई 1539 एडी में होती है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में होता है, और शेरशाह सूरी क्या होता है आपका, विजयी होता है। सूर्यवंश की वीडियो आप चर्चा करेंगे वहां पे और सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, तो आपको याद देना है। चौसा का लड़ाई किसके मध्य में होती है, तो शेरशाह सूरी, जिसने ग्रैंड टैंक रोड बनवा रखा है। बहुत सारे ऐसे काम शेरशाह सूरी ने किए जो आज भी इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण किसने कराया था, या जीटी रोड का निर्माण किसने कराया है, तो शेरशाह सूरी ने कराया था। और चौसा का युद्ध किनके किनके मध्य में हुआ था, तो आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं को मध्य। और आप सभी को पता है कि शेरशाह सूरी एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया था, मुगलों की सत्ता ही विनाश कर दी थी, यानी बीच में ऐसा लगा था कि मुगल फिर से वापस ही नहीं आएंगे। लेकिन क्या होता है कि कलिंग का जब घेरा करता है आपका शेरशाह सूरी, यानी उस पर अधिकार करना चाहता है, तिक्ता नामक तो स्वयं ही चला रहा होता है, और उसको उसका किले का अंदाजा नहीं लग पाता है कि वो इतना मजबूत है। जैसे ही वो गोला को दागता है तो उससे वो खुद ही स्वयं आके उसको लग जाती है, जिसके कारण वो मर जाता है। तो फिर से एक बार क्या होता है आपका, फिर से हुमायूं का शासक बनता है, जिसके बारे में हमने चर्चा किया वीडियो में। तथ्य के बारे में दोस्तों बात करते हैं, तो तथ्य हमारे पास क्या थे, शेरशाह भारत का सम्राट बना और मुगल शासक को तोड़ दिया, यानी मुगल शासक पूर्णतया, जैसा कि मैंने कहा आपको, समाप्त हो जाता है, यानी हुमायूं भाग जाता है अपनी जान बचाकर। और फिर इसके बाद नेक्स्ट युद्ध में आपका आता है कन्नौज की लड़ाई 1540 एडी में, 1514 में होती है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य में होती है, शेरशाह सूरी फिर विजयी होता है। तालीकोटा के युद्ध के बारे में दोस्तों बात करें तो 1565 1565 एडी में होती है। दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के मध्य में होती है, और दक्कन सल्तनत क्या होता है आपका, विजयी होता है, यानी उसका विस्तार होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों, तो आपका हो जाएगा दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं समरगढ़ की लड़ाई 1659 में, यानी 1659 एडी में होती है। औरंगजेब और इंपीरियल सेना के मध्य में लड़ा जाता है, और औरंगजेब आपका क्या होता है, विजयी होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम सभी ने देखा इतिहास से संबंधित मुख्य युद्ध जो आपके स्वतंत्रता के पहले थे। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद के युद्धों के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, शायद मैंने ये टॉपिक आपको वहां पे पढ़ा भी नहीं रखा है। तो ऐसे ऐसे वो सारे टॉपिक्स जो आपके अभी मिसिंग है या छूटे हुए हैं, जहाँ से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, ऐसे हम वीडियोस डालते रहेंगे। हमारी टीम के द्वारा प्रयास किया जाएगा कि आपको हर एक पॉइंट पे कवर किया जाए। आइए दोस्तों, तो आप सभी को पता है
कि भारत व पाकिस्तान का हमेशा नोक-झोंक लगा रहता है और इस तरीके से स्वतंत्रता के बाद लगातार इनमें युद्ध की भी स्थितियां बनी रहती। दोस्तों पहला हम बात करें तो पहला कश्मीर युद्ध आपका 1947 में होता है, 1947 में होता है। युद्ध विराम हो जाता है, शर्तें और संधों के अनुसार क्या होता है, आपको दोनों ही देश एग्री हो जाते हैं कि भाई हम अपने विस्तार में काम करेंगे, वो अपने विस्तार के लिए कार्य करते हैं। कुछ नियम, शर्त और प्रतिबंध किया जाता है जिसका कोई विशेष परिणाम नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन इसके बाद के क्वेश्चन आपके बनते हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में दोस्तों बात करें तो पहला आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है 1965 का, ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो 1971 का, 1999 का, तो आप इनको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है 1965 का युद्ध किनके किनके मध्य में हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था आपका, ताशकंद घोषणा के बाद युद्ध की समाप्ति हो गई थी। और फिर इसके बाद बात करें दोस्तों तो 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत विजयी हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसमें तो क्या होता है, आपकी ताशकंद घोषणा के बाद युद्ध को विराम कर दिया जाता है। और लेकिन 71 में क्या होता है, पूर्णतया भारत ने पाकिस्तान पर अधिकार कर लिया होता, लेकिन कुछ वर्चस्व नेता जैसा कि राजनेता को आप सब समझ पा रहे होंगे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप इतिहास में जाकर देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना या कोई भी सेना होती है तो उसके ऊपर किसका अधिकार रहता है, तो आप समझ पा रहे होंगे लीडर हमारे जो राजनेता होते हैं, और उस दौरान वो क्या निर्णय लेंगे और किस तरीके से युद्ध को विराम करना पड़ जाएगा, क्या स्थितियां परिस्थितियां होती है, वो उनको मानना पड़ जाता है। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट चर्चा करते हैं। 1999 में आपका भारत ने क्या किया था, कारगिल जीत लिया था, वो अधिकार कर लिया था। तो जैसा कि आप सबने 1999 कारगिल युद्ध के रूप में जाना जाता है, और कहीं ना कहीं भारतीय सेनाओं ने बहुत ही अपने, हम कह सकते हैं, साहस का प्रदर्शन किया और कारगिल पर क्या किया, इन्होंने अधिकार किया और विजयी रहे। तो ये 3 युद्ध आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 65 वाला, 71 वाली और 99 की लड़ाई, ध्यान देंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं भारत व चीन के युद्ध में 1962 में। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जैसे भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है और यहाँ पे भारत की स्थितियां उतनी मजबूत नहीं हो पाती हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भाई चाइना भारत पे विजयी हो जाता है, और इसी का फायदा पाकिस्तान उठाने का प्रयास करता है और 65 में क्या करता है, फिर से भारत पर अटैक कर देता है। आइए देखते हैं 1962 का युद्ध में क्या हुआ, चीन और भारत के मध्य में होता है। चीन के नियंत्रण में, यानी भारत का बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं जो क्या होते हैं, चीन के नियंत्रण में, यानी युद्ध टोटल चाइना को अब विजयी होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें बर्मा युद्ध के बारे में, तो यहाँ पे आपके कई युद्ध देखने को मिलेंगे। 1824 से 26 में प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध के बारे में बात करें 1852 से 53 के मध्य में, और तृतीय युद्ध के बारे में बात करें तो 1885। यानी दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम बर्मा का युद्ध कब हुआ था, तो 1824 से 26, 1824 से 26 तक का। द्वितीय युद्ध 1852 से 53 तक रहा। तृतीय युद्ध आपका 1885 तक रहा। अब बात करते हैं तो किसके किसके, अंग्रेज और वर्मा के मध्य में हुआ था। प्रथम युद्ध का जो परिणाम आपका रहा वो रहा युंडाबू की संधि के बाद क्या होता है, युद्ध आपका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इन दो युद्धों के बारे में, तो बर्मा पर क्या हो जाता है, ब्रिटिश का हिस्सा बन जाता है, यानी बर्मा पर कौन अधिकार कर लेता है, ब्रिटिश अधिकार कर लेता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहा, यानी भारतीय इतिहास में लड़ाइयां और उनके तत्व, आपको बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी यानी लाभकारी होंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।